क्या आपने कभी सोचा है, एक ही परिवार में पैदा हुए दो भाई, एक जैसी परवरिश, एक जैसा स्कूल, फिर भी दोनों का स्वभाव इतना अलग क्यों होता है? एक बहुत आत्मविश्वासी होता है, दूसरा शांत और भावुक। एक हर काम तुरंत कर देता है, दूसरा हर बात सोच कर फैसला लेता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ राशि इसका जवाब दे सकती है? नहीं, यहीं से शुरू होती है ग्रहों की दुनिया। पिछले एपिसोड में हमने 12 राशियों का स्वभाव समझा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर राशियां सिर्फ स्वभाव बताती हैं, तो फिर असली खेल कौन खेलता है? तो जवाब है ग्रह। आज हम जानेंगे कि 9 ग्रह आखिर है क्या, ये हमारी कुंडली में क्या काम करते हैं और इनका हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव क्यों माना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा थिएटर है, उसमें 12 अलग अलग मंच बने हुए हैं। हर मंच अलग माहौल का है। कहीं युद्ध का दृश्य है, कहीं राजमहल, तो कहीं विद्यालय, कहीं मंदिर। लेकिन क्या सिर्फ मंच होने से नाटक शुरू हो जाएगा? नहीं, जब तक कोई कलाकार मंच पर नहीं आएगा, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। वैदिक ज्योतिष में भी कुछ ऐसा ही होता है। राशियां मंच है, तो भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं, और ग्रह वे कलाकार हैं जो इन मंच पर अपना अपना किरदार निभाते हैं। इसीलिए कुंडली को समझने के लिए ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। अब एक सवाल, अगर सूर्य राजा है तो क्या हर कुंडली में वह हमेशा अच्छा फल देता है? और अगर शनि कठिन ग्रह माना जाता है तो क्या वह हमेशा बुरा ही फल देगा? इसका उत्तर आज के एपिसोड में धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वैदिक ज्योतिष में ग्रह शब्द का अर्थ हमेशा मॉडर्न साइंस वाले प्लैनेट जैसा नहीं होता। यहाँ ग्रह का अर्थ है वह शक्ति जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। इसीलिए राहु और केतु भौतिक ग्रह नहीं है, फिर भी ज्योतिष में उन्हें 9 ग्रहों में शामिल किया जाता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में 9 लोग रहते हैं। हर व्यक्ति अलग जिम्मेदारी निभाता है। कोई कमाई करता है, कोई घर संभालता है, तो कोई सलाह देता है, तो कोई अनुशासन बनाए रखता है। इसी तरह कुंडली में भी हर ग्रह एक अलग भूमिका निभाते हैं। कोई ग्रह आत्मविश्वास देता है, कोई भावनाएं, कोई बुद्धि, तो कोई धैर्य, कोई ज्ञान देता है, तो कोई प्रेम देता है, तो कोई संघर्ष करवाता है, और कोई जीवन में अचानक बदलाव भी देता है। यही कारण है कि एक ही राशि वाले 2 लोगों का स्वभाव पूरी तरह एक जैसा नहीं होता, क्योंकि राशि सिर्फ मंच है। असल कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि उस मंच पर कौन सा ग्रह बैठा है, वह कितना मजबूत है, किस ग्रह के साथ है और किस भाव में बैठा है। अब एक एक करके मिलते हैं इन 9 ग्रहों से और समझते हैं कि हर ग्रह हमारे जीवन में कौन सी भूमिका निभाता है। सबसे पहले मिलते हैं सूर्य से। अगर पूरी कुंडली एक राज्य है तो सूर्य उस राज्य का राजा है। लेकिन राजा का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं होता। राजा पूरे राज्य को दिशा देता है, उसे पहचान देता है, उसे नेतृत्व देता है। ठीक वैसे ही सूर्य हमारी कुंडली में आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सम्मान और पहचान का कारक माना जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों उतने ही योग्य हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो तो एक ही व्यक्ति आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले लेता है, जबकि दूसरा पीछे रह जाता है। ऐसा हर बार सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं होता। आत्मविश्वास भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और इसी आत्मविश्वास का मुख्य कारक सूर्य माना जाता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति में लीडरशिप, आत्मसम्मान, निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति अच्छी हो सकती है। लेकिन हर शक्ति अपनी चुनौती लेकर भी आती है। अगर सूर्य का प्रभाव असंतुलित हो जाए तो आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदल सकता है। व्यक्ति दूसरों की बात कम सुनता है और सिर्फ अपनी बात सही मानने लगता है। इसीलिए सूर्य का सबसे बड़ा पाठ है कि नेतृत्व करो, लेकिन विनम्रता के साथ। अब मिलते हैं चंद्रमा से। अगर सूर्य राजा है तो चंद्रमा मन है, भावनाएं हैं, कल्पना है, ममता है और मानसिक शांति भी है। कल्पना कीजिए एक शांत झील की। जब झील का पानी शांत होता है तो आसमान उसमें साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर पानी में लहरें उठ जाएं तो वही तस्वीर धुंधली हो जाती है। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जब मन शांत होता है तो हम अच्छे निर्णय लेते हैं, और जब मन अशांत होता है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसीलिए चंद्रमा हमारी भावनाओं, कल्पना, संवेदनशीलता, माँ, आराम और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है। अगर चंद्रमा संतुलित हो
तो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ सकता है। उसमें दयालुता होती है, रचनात्मक होती है और दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता होती है। लेकिन अगर मन ही हर समय बदलता रहे तो जीवन आसान नहीं रहता। इसीलिए कमजोर चंद्रमा कभी कभी अधिक चिंता, भावुकता या मूड स्विंग भी दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति कमजोर है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे अपने मन को समझने की जरूरत है। इसीलिए चंद्रमा का सबसे बड़ा संदेश है, मन को संभालो, क्योंकि जीवन की हर शुरुआत यहीं से होती है। अब बात करते हैं मंगल की। अगर सूर्य राजा है और चंद्रमा मन है तो मंगल योद्धा है। कल्पना कीजिए, एक घर में आधी रात को आग लग जाए, सब लोग घबरा जाएं, लेकिन एक व्यक्ति बिना देर किए सबकी मदद करने दौड़ पड़े, जो स्थिति को देखकर तुरंत कार्य करता है। वही मंगल की ऊर्जा है। मंगल हिम्मत का, साहस का, ऊर्जा का, जोश का और एक्शन का ग्रह माना जाता है। ये सोचने से पहले काम शुरू करने की प्राकृतिक शक्ति देता है। अगर किसी सेना में बहादुर सैनिक चाहिए या फायर फाइटर चाहिए, पुलिस ऑफिसर, एथलीट, सर्जन या रेस्क्यू टीम, तो मंगल की ऊर्जा बहुत उपयोगी होती है। लेकिन हर योद्धा अगर बिना सोचे तलवार चलाने लगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। इसी तरह असंतुलित मंगल जल्दबाजी, गुस्सा, बहस और आक्रामक व्यवहार भी दे सकता है। इसीलिए मंगल का सबसे बड़ा पाठ है, साहस रखो लेकिन संयम के साथ। तो अब तक हमने 3 ग्रहों को समझा। सूर्य जो पहचान, नेतृत्व और आत्मविश्वास देता है, चंद्रमा जो मन, भावना और मानसिक शांति का कारक है, मंगल जो साहस, ऊर्जा और कार्य करने की शक्ति देता है। लेकिन अभी 6 ग्रह बाकी हैं और इनमें से एक ग्रह ऐसा भी है जिसे देवताओं का गुरु कहा जाता है और एक ग्रह ऐसा जिसमें अधिकतर लोग डरते हैं। लेकिन क्या वह सचमुच डरने लायक है? यही हम अगले भाग में समझेंगे। अब मिलते हैं बुध से। अगर सूर्य राजा है, चंद्रमा मन है और मंगल योद्धा है, तो बुध राज्य का संदेश वाहक और सलाहकार है। कल्पना कीजिए, एक बहुत बुद्धिमान छात्र की, उसे नई चीजें सीखना पसंद है। वह हर सवाल पूछता है, हर बात समझना चाहता है और जो सीखता है उसे दूसरों को भी आसानी से समझा देता है। यही है बुध की ऊर्जा। बुध बुद्धि, कम्युनिकेशन, गणित, व्यापार, तर्क, सीखने की क्षमता और बोलने की कला का कारक माना जाता है। अगर किसी कंपनी को एक अच्छा सेल्स पर्सन चाहिए, एक टीचर, एक राइटर, एक लॉयर या एक बिजनेसमैन, तो बुध की ऊर्जा बहुत उपयोगी होती है। बुध नई जानकारियों को बहुत जल्दी समझ लेता है, नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल भी लेता है, इसीलिए इसे सबसे एडाप्टेबल ग्रहों में गिना जाता है। लेकिन हर शक्ति अपनी चुनौती साथ लेकर आती है। अगर बुद्धि हर समय सिर्फ सोचती रहे तो फैसले देर से होने लगते हैं। कभी कभी व्यक्ति इतना सोचता है कि एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बुध का सबसे बड़ा पाठ है, सीखो, समझो, लेकिन समय आने पर निर्णय भी लो। अब मिलते हैं गुरु से। अगर बुध जानकारी देता है तो गुरु ज्ञान देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शिक्षक की जिसके पास सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का अनुभव भी है, जिसकी 2 बात सुनकर किसी की पूरी सोच बदल जाए। यही गुरु की ऊर्जा है। गुरु ज्ञान, धर्म, नैतिकता, आशावाद, मार्गदर्शन, आध्यात्मिकता और बुद्धिमानी का कारक माना जाता है। अगर जीवन एक जंगल है तो गुरु वह व्यक्ति है जो सही रास्ता दिखाता है। वह चलना आपको नहीं सिखाता बल्कि बताता है कि चलना किस दिशा में है। इसीलिए टीचर, प्रोफेसर, गाइड, मेंटोर, जज, स्पिरिचुअल गुरु जैसे क्षेत्रों में गुरु की ऊर्जा बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर ज्ञान के साथ विनम्रता ना रहे तो व्यक्ति अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानने लगता है या कभी कभी सिर्फ उपदेश देता रहता है, खुद उस बात पर नहीं चलता। इसीलिए गुरु का सबसे बड़ा पाठ है, ज्ञान लो लेकिन उसे जीवन में उतारो भी। अब बात करते हैं शुक्र की। अगर गुरु ज्ञान है तो शुक्र जीवन का सौंदर्य है। कल्पना कीजिए एक कलाकार की जो साधारण दीवार को भी सुंदर चित्र बना देता है, एक संगीतकार जो कुछ सुरों से लोगों के दिल को छू लेता है, एक डिजाइनर जो साधारण चीज को भी आकर्षक बना देता है। यही शुक्र की ऊर्जा है। शुक्र प्रेम, सुंदरता, कला, संगीत, विलासिता, संबंध, आकर्षण और सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। अगर किसी को फैशन, म्यूजिक, एक्टिंग, पेंटिंग, डिजाइन, लग्जरी बिजनेस या हॉस्पिटैलिटी में रुचि हो तो वहाँ शुक्र की ऊर्जा अक्सर अच्छा सहयोग करती है। लेकिन हर शक्ति अपनी चुनौती साथ लेकर आती है। अगर सिर्फ सुख ही लक्ष्य बन जाए तो व्यक्ति अनुशासन और कर्तव्य भूल सकता है।
कभी कभी दिखावे या भौतिक सुखों में बहुत अधिक उलझ भी सकता है। इसीलिए शुक्र का सबसे बड़ा पाठ है जीवन का आनंद लो लेकिन संतुलन के साथ। तो अब तक हम 6 ग्रहों को समझ चुके हैं। सूर्य पहचान और नेतृत्व, चंद्रमा मन और भावनाएं, मंगल साहस और कर्म, बुध बुद्धि और संवाद, गुरु ज्ञान और मार्गदर्शन, शुक्र प्रेम और सौंदर्य। लेकिन अभी भी 3 ग्रह बाकी हैं और इनमें एक ऐसा भी ग्रह है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। क्या वह सच में दुश्मन है या वह जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है? आइए अगले भाग में जानते हैं। अब मिलते हैं उस ग्रह से जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, शनि। लेकिन क्या सच में शनि डरने वाला ग्रह है? आइए समझते हैं। अगर पूरी कुंडली एक राज्य है तो शनि उस राज्य का न्यायाधीश है। राजा आदेश देता है लेकिन न्यायाधीश कर्मों के अनुसार निर्णय देता है। यही शनि की ऊर्जा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शिक्षक की जो नकल बिल्कुल नहीं करने देता, होमवर्क पूरा ना हो तो डांट भी देता है, लेकिन जो छात्र ईमानदारी से मेहनत करता है उसे सबसे ज्यादा सीख भी वही देता है। यही शनि का स्वभाव है। शनि अनुशासन, मेहनत, समय, धैर्य, जिम्मेदारी और न्याय का कारक माना जाता है। अगर जीवन में कोई सफलता लंबे समय तक टिकती है तो उसके पीछे अक्सर शनि की धैर्य वाली ऊर्जा काम करती है। लेकिन अगर व्यक्ति आलस करे, जिम्मेदारी से भागे या गलत रास्ता चुने तो शनि उसे सबक भी सिखाता है। इसीलिए लोग शनि से डरते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। शनि सजा देने नहीं बल्कि सुधारने आता है। वह कभी भी बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है व्यक्ति को मजबूत बनाना। इसीलिए शनि का सबसे बड़ा पाठ है कि शॉर्टकट मत ढूंढो, मेहनत करो, समय का सम्मान करो। अब मिलते हैं राहु से। राहु 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक है। राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, फिर भी ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा महत्व है। राहु इच्छाओं, महत्वाकांक्षा, नई तकनीक, विदेश, असामान्य रास्तों और भ्रम का कारक माना जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर समय कुछ बड़ा करना चाहता है, जो दुनिया से अलग पहचान बनाना चाहता है, जो नई खोज, नई तकनीक और नई सोच की ओर आकर्षित रहता है। यही राहु की ऊर्जा है। अगर राहु संतुलित हो तो व्यक्ति नई खोज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज और अलग सोच में बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अगर इच्छाएं सीमा से ज्यादा बढ़ जाएं तो व्यक्ति कभी कभी भ्रम, लालच या गलत निर्णय में भी फंस सकता है। इसलिए राहु का सबसे बड़ा पाठ है महत्वाकांक्षा रखो लेकिन विवेक के साथ। अब आते हैं केतु पर। अगर राहु कुछ पाने की इच्छा है तो केतु छोड़ने की शक्ति है। कल्पना कीजिए एक ऐसे साधु की जिसने बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया, जिसे नाम, यश और दिखावे से ज्यादा सत्य की खोज महत्वपूर्ण लगती है। यही केतु की ऊर्जा है। केतु वैराग्य, आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान, रहस्य, मोक्ष और आत्म खोज का कारक माना जाता है। अगर केतु संतुलित हो तो व्यक्ति गहरी समझ, ध्यान, आध्यात्मिक विकास और जीवन के भीतर छिपे अर्थ को समझ सकता है। लेकिन अगर इसकी ऊर्जा असंतुलित हो तो कभी कभी व्यक्ति दुनिया से अलग थलग महसूस कर सकता है या व्यवहारिक जीवन में रुचि कम हो सकती है। इसीलिए केतु का सबसे बड़ा पाठ है भीतर की यात्रा करो लेकिन दुनिया से भी जुड़े रहो। तो अब हम 9 ग्रहों से मिल चुके हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये सभी ग्रह इतने महत्वपूर्ण हैं तो इनका असर हमारी कुंडली में आखिर दिखाता कहाँ है? यही हम अंतिम भाग में समझेंगे। तो आज हमने 9 ग्रहों से पहली बार परिचय किया। अब जब भी आप किसी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा या शनि देखेंगे तो कम से कम आपको उनकी मूल भूमिका समझ आने लगेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी ग्रह को अच्छा या बुरा मत समझिए। वैदिक ज्योतिष में कोई भी ग्रह हमारा दुश्मन नहीं है। हर ग्रह हमें कुछ सिखाने आता है। सूर्य हमें आत्मविश्वास सिखाता है, चंद्रमा भावनाओं को समझना सिखाता है, मंगल साहस देता है, बुध सोचना और सिखाता है, गुरु सही दिशा देता है, शुक्र जीवन में प्रेम और सौंदर्य लाता है, शनि अनुशासन और कर्म का महत्व समझाता है, राहु नई संभावनाओं की ओर ले जाता है और केतु अपने भीतर झांकना सिखाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सभी ग्रह इतने महत्वपूर्ण हैं तो क्या इनका प्रभाव हर व्यक्ति पर एक जैसा होता है? नहीं। यहीं से कुंडली और भी रोचक हो जाती है। कल्पना कीजिए एक ही अभिनेता 2 अलग अलग फिल्मों में काम करता है। पहली फिल्म में वह एक राजा होता है तो दूसरी फिल्म में एक साधारण किसान। अभिनेता वही है लेकिन भूमिका बदल गई। ठीक ऐसे ही ग्रह वही रहते हैं लेकिन वे किस राशि में हैं, किस भाव में हैं, किन ग्रहों के साथ हैं और किसकी दृष्टि में हैं, इससे उनका प्रभाव बदल जाता है। इसीलिए सिर्फ यह सुनकर
कि आपका शनि खराब है या आपका राहु अच्छा है, कोई निष्कर्ष निकालना नहीं चाहिए। वैदिक ज्योतिष हमेशा पूरी कुंडली देखकर विश्लेषण करती है। अब तक हमने समझा कि राशियां मंच हैं, ग्रह कलाकार हैं, लेकिन एक चीज अभी बाकी है। आखिर ये कलाकार अभिनय कहाँ करते हैं? यहीं आता है भावों का महत्व। कुंडली के 12 भाव जीवन के 12 अलग अलग क्षेत्र हैं। किसी भाव का संबंध शरीर से है तो किसी का धन से, किसी का परिवार से है तो किसी का विवाह से, किसी का कर्म से है और किसी का मोक्ष से। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 12 भाव क्या होते हैं, क्यों पहला भाव पूरी कुंडली की शुरुआत मानी जाती है, क्यों 10वां भाव कर्म का भाव कहलाता है, और कैसे सिर्फ भाव को समझकर आप कुंडली का आधार रहस्य समझ सकते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको ग्रहों का परिचय आसान भाषा में समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और एस्ट्रोवेद अरुण को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम वैदिक ज्योतिष को सरल वैज्ञानिक सोच के साथ और क्रमबद्ध तरीके से सीख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सभी को प्रणाम।